अगर उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, है ना, तो एनर्जी ज्यादा होगी तो रिटेन करेंगे सरफेस पे डस्ट पार्टिकल को। तो रूफ में भी जो पार्टिकल्स, कंक्रीट का पार्टिकल जो बाहर होता है, आउटर लेयर में होता है, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो वो क्या करता है, जो डस्ट वहां पर एयर में रहता है, उस डस्ट को वो अट्रैक्ट करके अपने सरफेस पे रिटेन करते हैं, एंड दैट इज एक्सोथर्मिक फिनोमेना। और वो एक्सोथर्मिक फिनोमेना होता है। सो विल रीड दैट कि भाई यहां पर अपन को पता चल गया व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन फिनोमेना। अब एब्जॉर्प्शन में अपन कहेंगे, देखो ये जो डैश 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 है, ये तो मैंने आपको एब्जॉर्ब किया है सॉलिड सरफेस को। अब जो एब्जॉर्ब हो रहा है ना, ये जो एब्जॉर्ब हो रहा है, इसको अपन कहते हैं एब्जॉर्बेंट। इसको अपन कहते हैं एब्जॉर्बेंट। जो एब्जॉर्ब होता है वो होता है एब्जॉर्बेंट, राइट। जो एब्जॉर्ब होता है वो होता है एब्जॉर्बेंट। और जिसपे एब्जॉर्प्शन करते हैं अपन, उसको कहते हैं एब्जॉर्बेंट। जैसे अपन बोलते हैं ना सॉल्वेंट, वो एब्जॉर्बेंट, राइट। इसको कहते हैं अपन एब्जॉर्बेंट। सो ये जो सॉलिड है ये एब्जॉर्बेंट है, और ये एब्जॉर्बेंट है जो एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्बेंट वो होता है जो, अगर हमें किसी चीज को एब्जॉर्ब करवाना है तो अपन को क्या करना होगा, अपन लिखेंगे एब्जॉर्बेंट है तो वो अच्छा एब्जॉर्प्शन जो करते हैं, उनमें जैसे सिलिका जेल है वो अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है। तो सम एग्जांपल आई एम राइटिंग फॉर द एब्जॉर्बेंट: सिलिका जेल, एल्यूमिना, है ना, सिलिका जेल, एल्यूमिना, क्ले, चारकोल, ये अच्छे एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, एक्सेट्रा लिख लेते हैं। और एब्जॉर्बेंट वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ डस्ट पार्टिकल, इट कैन बी द, मोस्टली अपन गैसेस को लिखते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, राइट। मोस्टली अपन गैसेस को लिखते हैं जो एब्जॉर्ब होते हैं सरफेस पर, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट। और एब्जॉर्बेंट वो होता है जिसपे एब्जॉर्ब होता है। तो अपन कहेंगे अच्छा एब्जॉर्बेंट मतलब जैसे सॉल्वेंट एक्सेस में होता है, तो एंट से मैं कहूंगा अच्छा जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो एब्जॉर्बेंट है, एंट। तो याद रख सकते हैं, ऐसा ना हो कंफ्यूज हो जाए कि यार कौन सा एब्जॉर्बेंट है कौन सा एब्जॉर्बेंट है। तो अपन सॉल्वेंट ज्यादा होता है और सॉल्यूट कम होता है, तो अपन याद रख सकते हैं कि भाई एब्जॉर्बेंट एक्सेस में होता है, तो एंट हमेशा एक्सेस में होगा और एब्जॉर्बेंट भी होगा। अब जैसे अपन ने एब्जॉर्प्शन लिखा वैसे ही अपन लिख सकते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बल्क फिनोमेना होता है। मतलब एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में सिर्फ सरफेस पे पार्टिकल स्टिक होते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन में सरफेस पे भी होता है और इनसाइड भी होता है। इसका मतलब है एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना। जैसे अज्यूम कर लेते हैं, अगर मैंने एक कपड़ा ले लिया और उससे बोर्ड को साफ किया, तो सिर्फ सरफेस पे स्टिक होगा पार्टिकल्स, बोर्ड के पार्टिकल्स। लेकिन अगर मैं एक कपड़ा लेके वाटर को साफ करता हूं, तो वाटर अंदर एब्जॉर्ब भी होता है और सरफेस पे एब्जॉर्ब भी होता है। मतलब हमें लगेगा कि वाटर ना द क्लॉथ इज वेट, मतलब वो सरफेस पे भी है, और वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेगा सारा का सारा, तो वो एब्जॉर्प्शन होता है। सो एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमेना, इट इज अ बल्क फिनोमेना which take place inside the, which take place inside the adsorbent also, है ना। सो एग्जांपल में अपन लिख सकते हैं कि भाई एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय क्लोथ्स, ऑफ वाटर बाय क्लोथ। मतलब अपन एक तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे अपन बोलते हैं इवेपोरेशन, सरफेस फिनोमेना होता है, वो वाटर सरफेस से ही इवेपोरेट होता है। लेकिन अगर अपन वेपराइजेशन बोलेंगे, तो वेपराइजेशन इज अ बल्क फिनोमेना, वो अंदर से भी वाटर मॉलिक्यूल एस्केप करते हैं। इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस पार्टिकल इवेपोरेट करता है, इवेपोरेशन। लेकिन अगर अपन वेपराइजेशन बोलेंगे तो अंदर से भी पार्टिकल वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, देन इट इज कॉल्ड वेपराइजेशन।
एवरीबॉडी गॉट इट? अब अगर किसी में जैसे बनने का भाई एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही हो रहे हैं, तो अब डेफिनेशन अपन लिख लेंगे और बता देंगे कि भाई देख एड्सॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, अगर दोनों ही प्रोसेस हो रहे हैं, जिससे अपन कलरिंग ऑफ क्लोथ्स में बोल रहे हैं, तो अगर दोनों ही प्रोसेस होंगे तो अपन उससे बोलते हैं सॉर्ट। अगर किसी में एड्सॉर्प्शन भी हो रहा है, मतलब सरफेस पे भी डिपॉजिट हो रहा है, और बल्क में मतलब अंदर भी डिपॉजिट हो रहा है, तो अपन उससे कहेंगे सॉर्प्शन, राइट? देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्प्शन प्रोसेस। अब एक बार अपन इसका थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस कर लेते हैं, मतलब एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, एंट्रोपी क्या होगा, वो चीज अपन देख लेते हैं। तो दिस इज एड्सॉर्प्शन, दिस इज एब्जॉर्प्शन, दिस इज बोथ, देन इट इज कॉल्ड सॉर्प्शन। अब अपन लिख लेते थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, है ना? थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो अगर अपन थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी स्टडी होगा, अपन को क्या करना होता है, हमें लिखना होता है कि भाई अगर इसको पढ़ना है तो अपन को लिखना होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना? लिखना होता है ना अपन को डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होता है थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब जैसे मान लो अपन कहेंगे दो पार्टिकल्स आपस में, जैसे मैंने यहां पर लिखा, फिर पार्टिकल आता है और सरफेस पे स्टिक हो जाता है, पार्टिकल आता है सरफेस पे स्टिक हो जाता है। अगर दो पार्टिकल आके आपस में स्टिक होंगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, भाई इनको ब्रेक करके दूर ले जाना पड़ेगा। तो एंडोथर्मिक होता है, वो आपस में स्टिक हो रहे हैं अगर अट्रैक्ट होके, तो दैट इज कॉल्ड, राइट? सो वी कॉल्ड इट एज अ एक्सोथर्मिक फिनोमेना। तो अपन इसको एक्सोथर्मिक फिनोमेना लिखेंगे तो इसका मतलब है डेल्टा एच इज नेगेटिव, सो अट्रैक्शन इज एक्सोथर्मिक। अट्रैक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, तो अपन लिखेंगे देयरफॉर डेल्टा एच नेगेटिव, देयरफॉर डेल्टा एच इज नेगेटिव। अब डेल्टा एस की बात करते हैं। डेल्टा एस में अपन को पता है इट इज अ एंट्रोपी चेंज। अगर पार्टिकल आपस में जुड़ रहे होंगे, अगर पार्टिकल आपस में जुड़ रहे होंगे तो एंट्रोपी कम हो रही होगी। अगर पार्टिकल आपस में जुड़ रहे होंगे, क्योंकि यहां तो पार्टिकल एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बिट आपस में स्टिक हो रहे हैं ना, तो जो ये सरफेस फिनोमेना हो रहा है वो तो उसमें क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, स्टिक हो रहे हैं ना, दे आर राइट मेकिंग अ क्लस्टर ना, वो तो आपस में जुड़ रहे हैं, और आपस में जुड़ रहे हैं इसका मतलब है कि एंट्रोपी इज, सो मॉलिक्यूल्स आर एड्सॉर्ब, सो अपन लिखेंगे डेल्टा एस इज नेगेटिव, एंट्रोपी डिक्रीज होगी। अपन को एक बात पता है, अगर अपन किसी पार्टिकल को जितना ज्यादा ब्रेक करेंगे उतना ज्यादा एंट्रोपी इंक्रीज होता है। जैसे हम आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करें, एंट्रोपी ड्रास्टिकली इंक्रीज होगा। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करें और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो अगर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो डिक्रीज होगा, लिक्विड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो डिक्रीज होगा। तो यहां तो पैकिंग हो रही है, इसका मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा होगा, सो एंट्रोपी डिक्रीजेस। अब अपन को पता है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब ये वाला वैल्यू क्या है भाई, ये नेगेटिव होगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है, राइट? तो अपन कहेंगे देख भाई एड्सॉर्प्शन हमेशा अपने आप होता है, एड्सॉर्प्शन क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, अपन चाहते हैं कि जैसे -10 है ये, तो अपन चाहेंगे कि भाई ये वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये प्लस होने वाला है, तो ये +8 जैसे रहे। तो दोनों का सम लेंगे ना अपन, ऐसे दोनों का सम लेंगे अगर अपन, तो ये नेगेटिव आएगा। लेकिन अपन कहेंगे +8 कैसे रहेगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो, हाँ तो अपन बोल रहे ना कि भाई टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर जैसे रखते हैं। तो फिर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो एड्सॉर्प्शन अपने आप होगा, अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो एड्सॉर्प्शन अपने आप होगा। तो डेल्टा जी को मुझे नेगेटिव बनाना है या होता ही है, तो अपन कहेंगे
डेल्टा जी नेगेटिव होता ही है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो कैसे होगा है, मतलब कोई एग्जांपल तो अपन कहेंगे, देखो जो डस्ट पार्टिकल रूफ पे स्टिक होता है वो हम जाके नहीं चिपकाते, वो अपने आप स्टिक होता है वहां पर। अगर वो डस्ट पार्टिकल अपने आप ही स्टिक हो रहा है वहां पर, तो जो प्रोसेस अपने आप होता है उसे अपन कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जो प्रोसेस अपने आप होता है उसे अपन कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एंड ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम डेल्टा जी नेगेटिव। तो एड्सॉर्प्शन जो है वो अपने आप होता है, हम नहीं करते हैं उसे। सो सिंस एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, adsorption take place on its own, so it is spontaneous process. So it is spontaneous process. क्या होगा वो? Spontaneous process. Therefore delta G क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू अपन क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे, राइट? ये आपका डेल्टा जी नेगेटिव होगा इसके लिए। अब अपन लिखेंगे भाई, देखो अब थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स आपको समझ में आ गया होगा, ये हटा देता हूं मैं, क्योंकि ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए कि देख भाई ये अपने आप होता है प्रोसेस, इसका मतलब इसको नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन सिंस एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट में अट्रैक्शन हो रहा है इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव है, और पैकिंग हो रही है तो इसका मतलब है डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? जब ये वाला वैल्यू मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा इस वैल्यू से। तो अगर ये वैल्यू मैग्नीट्यूड में बड़ा है इस वैल्यू से तो ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा आपके पास। तो अपन बता सकते हैं, राइट? अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाटर के लिए, वाटर है ना, वाटर के लिए अगर अपन लिखें तो इसमें अगर मुझे मान लो एड्सॉर्प्शन करना है और मुझे एब्जॉर्प्शन करना है ना, मान लो मुझे एब्जॉर्प्शन करना है और एब्जॉर्प्शन करना है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे वाटर को, अब अपन को पता है एड्सॉर्प्शन जो होता है वो सिर्फ सरफेस पे होता है, एड्सॉर्प्शन जो होता है वो सिर्फ सरफेस पे होता है, और एब्जॉर्प्शन बल्क होता है, मतलब बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करवाना। जब बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करवाना है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे। आई विल टेक एनी डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल अगर एब्सॉर्ब करना है तो ऐसा कंपाउंड लो जो बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब करे, अंदर भी मतलब सारा एब्सॉर्ब कर ले। और अगर सिर्फ सरफेस पे एब्सॉर्ब करवाना है, मतलब थोड़ा बहुत वाटर है, तो अपन कहेंगे अच्छा फिर तो ऐसे हो गया कि भाई मुझे रूम में मॉइस्चर है उसको एब्सॉर्ब करवाना है, तो अपन क्या करेंगे? अपन सिलिका जेल लेंगे। अपन सिलिका जेल, सिलिका जेल से क्या होता है? वो सिर्फ सरफेस पे मॉइस्चर को थोड़ा एब्सॉर्ब करता है। जैसे आपने देखा होगा, आप कोई नया इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेके आते हैं ना, तो उसके अंदर एक छोटा सा बैग पड़ा होता है, छोटा सा बैग होता है ना, अब तो शूज वगैरह में भी आता है। तो उसमें क्या सिलिका जेल होता है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ताकि अगर मान लो उस इलेक्ट्रॉनिक आइटम के पैकेट में या जो भी बॉक्स है उसमें अगर कोई मॉइस्चर आया तो वो उसको खराब नहीं करेगा, क्योंकि वो सिलिका जेल क्या कर लेगा? उसको मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लेगा। लेदर आइटम्स में भी अब तो सिलिका जेल डालना शुरू कर दिया ताकि वो स्मेल ना आए लेदर का, मॉइस्चर आता है तो स्मेल आता है लेदर का। तो दैट इज हाउ वी कैन राइट दैट। फिर अपन दूसरे एग्जांपल भी लिख सकते हैं एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। जैसे अपन लिखेंगे भाई एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन चार्कोल, gases like Cl2, poisonous gases, carbon monoxide, etc. on charcoal. ये सब एड्सॉर्प्शन फिनोमेना है, राइट? नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, हम एड्सॉर्प्शन को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन, एक केमिकल एड्सॉर्प्शन। सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्प्शन, depending on the nature of adsorption,
it is classified as chemisorption and physisorption. So chemical adsorption and the physical adsorption, वो दो टाइप से अपन उसको लिख लेते हैं. ये कंप्लीट करो तो मैं हटाता हूं और अपन केमी एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अपन को या तो यहां से आएंगे, स्कूल में तो डेफिनेशंस होंगे, ये इसको डेफिनेशन होंगे, लेकिन बाकी अपन को मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यहां से आएंगे, ये फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन से. खत्म करो इसे. सर ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन नहीं पढ़ना चाहिए, टेबल पे रख लो ना, ठीक है, टेबल पे तो बैठ सकते हो. हो गया. पहले टाइप में दोनों ही लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों में अब मैं डिफरेंस लिखूंगा. यहाँ लिख लेता हूँ पहले टाइप में क्या लिखा हुआ है और दूसरे टाइप में क्या लिखा हुआ है, वो दोनों लिख लेता हूं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. तो दूसरा अपन यहाँ पर डिफरेंस जैसे लिखने वाले हैं, डिफरेंस जैसे लिखेंगे तो एक तो अपन ने फिजिक्स ऑप्शन लिखा हुआ है और दूसरा अपन ने केमिस्ट ऑप्शन लिखा हुआ है. ये जो इधर लिखा था ना केमिस्ट ऑप्शन, ये केमिस्ट ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना. तो आप उसे देख लो, physics option and chemistry option. So, what is its option? तो केमिस्ट ऑप्शन और फिजिक्स ऑप्शन मैं इसको एवरीबॉडी ऑपरेटिंग है, हटा देता हूँ. अब ना केमिस्ट ऑप्शन और फिजिक्स ऑप्शन जैसे मैंने आपसे कहा, तो इन दोनों में अपन डिफरेंस जैसे लिख लेते हैं. तो मे बी पॉसिबल कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्लेन फिजिक्स ऑप्शन, तो वो सारे पॉइंट इसके अपन एक्सप्लेन करके बता दें. अब फिजिकल ऑप्शन जो होता है वो वीक एड्सॉर्प्शन होता है, केमिस्ट ऑप्शन इज स्ट्रॉन्गर. अब अज्यूम कर लो कि जैसे एक स्पंज, जैसे आपने देखा होगा ना, स्पंज जो कंप्रेस होता है, स्पंज उसमें पोर्स भी होते हैं, राइट ना, स्पंज में. तो अपन क्या करते हैं कि एक स्पंज ले लेते हैं और उस स्पंज से अगर आप डस्टिंग करोगे, घर में डस्ट को साफ करोगे, तो जो डस्ट होगा वो सिर्फ सरफेस पे स्टिक होगा. और अगर आप स्पंज से डस्टिंग करोगे थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू अगर हम कपड़े से डस्टिंग करें तो, राइट, क्योंकि स्पंज में पोर्स भी होते हैं तो वो एब्जॉर्ब भी करता है, एब्जॉर्ब करता है डस्ट पार्टिकल्स को, तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है. अब अगर मान लो अपन क्या करेंगे, भाई स्पंज है अपने पास और स्पंज से अगर अपन डस्टिंग करेंगे, तो आप ये अज्यूम कर लो कि भाई जब आप डस्टिंग स्पंज से कर रहे हो तो एक आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो कि क्या कर रहे हो आप, राइट ना. आपको एक प्रैक्टिकल दिखेगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और क्या होने वाला है. तो मैं जब भी जो भी पॉइंट इसमें लिखूंगा ना, ये अज्यूम करके लिखूंगा कि मैं घर में डस्टिंग कर रहा हूं विथ स्पंज, ठीक है ना. तो मैं स्पंज से एक डस्टिंग कर रहा हूं, वो अज्यूम करके मैं अपने सारे पॉइंट लिखूंगा, जो भी उसमें हो रहा होगा वो मैं लिखने वाला हूं. उधर अगर मैं केमिक्स ऑप्शन की बात करूंगा
तो मैं केमिकल बॉन्ड की बात करनी है मुझे, और केमिकल बॉन्ड काफी स्ट्रांग होते हैं। तो फिर उस केस में मैं ये अज्यूम करके लिखूंगा, इधर जो भी पॉइंट्स में लिखूंगा वो ये अज्यूम करके लिखूंगा कि मैं क्लोथ्स का कलर करता हूं, कलरिंग ऑफ क्लोथ, राइट ना, कि अगर मैं क्लोथ्स में कलर करूंगा क्लोथ्स में, तो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच इट विल डिपेंड, दैट इज केमिकल ऑप्शन। तो जब अपन डस्टिंग करते हैं तो अपन को पता है कि जब अपन स्पंज से डस्टिंग करते हैं तो स्पंज से डस्टिंग किया, बाद में अपन चाहे तो उसको डस्ट को हटा भी सकते हैं इजी। इसका मतलब है कि डस्ट और स्पंज के बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत वीक होता होगा। सो दे आर वंडरफुल फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग। लेकिन अपन अगर कलर को, क्लोथ को कलर कर दें, तो अपन ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे झड़ा देते हैं उसे, तो कलर ऐसे कर देंगे तो झड़ जाएगा, गिर जाएगा नीचे कलर। वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे तो ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा, तो वीक बॉन्ड बनेंगे तो कम एक्सोथर्मिक होगा। तो अपन उसी टाइप से पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है ना। सो इसमें फिर जो एब्जॉर्प्शन होता है, इट अराइजेस ड्यू टू वीक वंडरबल फोर्सेस। तो स्पंज अपना एब्जॉर्बेंट है और डस्ट अपना एब्जॉर्बेंट है, वीक वंडरबल फोर्सेस, ठीक है। इट अराइजेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। अब स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड फॉर्म होंगे तो भाई हाईली एक्सोथर्मिक भी होगा, राइट। तो अब बॉन्ड फॉर्म होंगे, इसमें वीक अट्रैक्शन हो रहा है, उसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो इसमें द डेल्टा एच, सो इट इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होगा और डेल्टा एच पर लिखेंगे एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच इज इक्वल टू -20 to -40 किलो जूल पर, दिस विल बी द डेल्टा एच। ये बंद कैसे हो गया सर आपका वीडियो? हाँ हाँ कर दिया, वो देख लिया ना, क्योंकि कंटिन्यूसली अब तो सामने ही है ना। तो अपन को पता चल गया कि भाई इस पे कितना एंथैल्पी चेंज होगा, एक्सोथर्मिक होगा और एंथैल्पी विल बी बिटवीन दिस एंड दिस। इधर भी एक्सोथर्मिक है, ऑल एब्जॉर्प्शन और एक्सोथर्मिक। सो इसमें एंथैल्पी चेंज जो होगा, डेल्टा एच जो होगा, वो -80 to -240 किलो जूल होता है, जो कि एक केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए होता है। सो लाइक दैट वी कैन राइट द एब्जॉर्प्शन फिनोमेना। तो ये इनके डेल्टा एच हो गए। अब डस्टिंग कोई स्पेसिफिक नहीं होता नेचर में, व्हाट इज सो, क्योंकि डस्टिंग आप कभी कहीं भी कर सकते हो, आप वॉल पे भी कर सकते हो, आप टीवी को भी डस्ट कर सकते हो उससे, आप वो कार का भी डस्टिंग जाके कर सकते हो उसी स्पंज से। तो डस्टिंग कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन कलरिंग ऑफ क्लॉथ काफी स्पेसिफिक होता है। इवन कभी कभी हमको कैटलिस्ट की भी जरूरत पड़ती है, तो अपन कहेंगे दीज आर नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, पर डस्टिंग किसी का भी कर सकते हैं। सो इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, ये स्पेसिफिक नहीं होता है, लेकिन ये स्पेसिफिक होता है, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। ये हाईली स्पेसिफिक होता नेचर। थर्ड वी कैन राइट दैट इट इज अ रिवर्सिबल फिनोमेना। ये रिवर्सिबल होगा, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं होगा। रिवर्सिबल का मतलब है हमने डस्ट किया वॉल पे और बाद में उसको हटा भी दिया, तो एब्जॉर्ब किया हटा दिया। इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि आप इजीली उसे कलर को हटा सके, कि जो भी कलर होगा क्लोथ्स में उसे अपन इजीली हटा नहीं सकते, मतलब इट इज इररिवर्सिबल, इट इज इररिवर्सिबल फिनोमेना। सो वंस द कलर इज एब्सॉर्ब्ड, अपन उसे निकाल नहीं सकते। ठीक है, और आप भी सोचते जाना, मैंने इसलिए उसको ऐसे लिखा हुआ है इसमें। अब इसमें मल्टी लेयर्स, राइट,
एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस, बट इसमें सिर्फ मोनोलेयर होगा, मोनोलेयर एड्सॉर्प्शन। भाई एक बात है ना, देखो मल्टीलेयर मतलब अपन क्या करते हैं, थोड़ा एक जगह अपन ने उसको डस्ट ऐसे किया, तो ये स्पंज है मेरे पास, एक जगह डस्टिंग किया तो एक लेयर बन गया, मैंने उसी से टीवी पे भी डस्टिंग कर दिया, उसी से मैंने टेबल पे भी डस्टिंग कर दिया, तो दूसरा लेयर भी बन जाएगा, थर्ड लेयर भी बन जाएगा। लेकिन फर्स्ट वाला लेयर ज्यादा अट्रैक्टेड होगा सेकंड वाले लेयर से, सेकंड वाला लेयर ज्यादा अट्रैक्टेड होगा। एक टाइम आएगा वो डस्टिंग नहीं होता, फिर वो मतलब उसमें स्टिक नहीं होता, तो अपन क्या करते हैं, पहले उसे साफ कर लेते हैं, जैसे कपड़े से भी करते हैं अपन। तो एक जगह आप सब साफ कर लो, टीवी को साफ कर दो, फिर टेबल को साफ कर दो, आप उसी से साफ करते रहते हैं। फिर एक टाइम आता है जब उसमें स्टिक होना, डस्ट बंद हो जाता है, तो अपन क्या करते हैं, उसे साफ करते हैं कपड़े को, तो वो डस्ट सारा नीचे गिर जाएगा और वापस डस्टिंग करते हैं, राइट। हाँ, ब्लैक बोर्ड का डस्टर भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, डस्टर तो कुछ भी हो सकता है, राइट। स्पंज थोड़ा सा मैंने वो सोच के लिया कि भाई स्पंज ज्यादा अच्छा, अपन घर में डस्टिंग करते हैं कुछ कुछ। मोनोलेयर अपन कपड़े में ऐसे नहीं करते कि पहले येलो कर देते हैं, बाद में व्हाइट कर देंगे, उसके बाद ब्लू कर देंगे, उसके बाद रेड कर देंगे, ऐसे थोड़ी होता है, उसमें एक ही लेयर बनता है, आप कोई भी एक लेयर का, राइट ना, उसमें बनाओ कोई भी एक लेयर का, ठीक है ना। फिर अपन लिख सकते हैं दैट इज, इसमें अपन लिखते हैं दैट इज प्रेशर डिपेंडेंट। अगर अपन प्रेशर बढ़ाएं, तो जैसे ये स्पंज है, अगर रूम का प्रेशर बढ़ा दें, तो अगर इधर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये डस्ट को ज्यादा स्टिक करेगा हमारे स्पंज पे, तो डस्टिंग विल बी मोर if the pressure is more, so it will be directly proportional to pressure, right? So adsorption is directly proportional to pressure. वो लिख रहा है सर मैं डस्टिंग को मतलब रिवर्सिबल नहीं समझा, ऑब्वियसली बात है, डस्टिंग करेंगे तो इधर अगर मान लो लेयर्स बने डस्ट के स्पंज पे, तो अपन उसको हटा सकते हैं ना, ऐसे कभी कभी अपने कपड़े से करते हैं ना कि साफ किया, उसके बाद कपड़े को ऐसे किया, राइट ना, एक जर्क दिया तो सारा का सारा कचरा नीचे गिर जाता है, देन इट इज रिवर्सिबल, वो स्टिक भी हो रहा है, वापस भी जा सकता है, गिर सकता है। कलर में ऐसे थोड़ी होता है कि हमने कलर किया ब्लू कलर, ऐसे एक जर्क दिया, सारा ब्लू कलर वो नीचे गिर गया, ऐसे थोड़ी होता है, तो इरिवर्सिबल होता है, एक बार स्टिक हो गया तो हो गया, दैट इज, ठीक है ना। तो एड्सॉर्प्शन जो है वो प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस केस में भी और उस केस में भी, क्योंकि कलर ऑफ अगर कलरिंग भी करना है तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ताकि वो अच्छा स्टिक हो, तो फिर अपन इसको प्रेशर से एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सो एड्सॉर्प्शन इवन दिस इज एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वो प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे टेम्परेचर, लिख लेते हैं अपन। अभी अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भाई अपन सबको पता है, अपन ने गैसियस स्टेट में भी अभी भी पढ़ा कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अमोनिया का ग्राफ पढ़ा था ना ऊपर की तरफ जाता था, टेम्परेचर बढ़ाने से तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे दो पार्टिकल के बीच का, अभी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उनमें अट्रैक्शन है ना सिर्फ, तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिजिक्स ऑप्शन कम हो जाएगा, तो एड्सॉर्प्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब अगर अपन यहां पर पढ़े तो एड्सॉर्प्शन जो होगा दैट अगर अपन टेम्परेचर से लेके तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वो डिक्रीज होगा, और वेरी हाई टेम्परेचर पे बॉन्ड बन ही नहीं सकता, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो उनमें अट्रैक्शन हो गई नहीं, इसलिए जीरो भी हो जाएगा बहुत हाई टेम्परेचर पे। इसकी अगर बात करें तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक तो बढ़ेगा, सो केमी एड्सॉर्प्शन जो होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वो टेम्परेचर इसलिए बढ़ेगा कि दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, और अपन ने पढ़ा था
केमिकल इक्विलिब्रियम में कि ऑल केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन। अपन ने इसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लिखा था। और केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्स energy of activation for the reaction. This is energy of forward reaction and this is energy of backward reaction. ऐसे पढ़ा है। So अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगी, मतलब जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना रिएक्टेंट से, ये रिएक्टेंट की एनर्जी होती है और ये प्रोडक्ट की एनर्जी होती है। एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। तो अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ेगी। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ेगी तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो कम हो जाएगी। तो ये तो केमिकल रिएक्शन है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगा। तो यहां पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन काफी ज्यादा होता है, अप्रिशिएबल रेंज में होता है। यहां पर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा नहीं होता, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो एक पॉइंट तो अपन यही लिख देंगे, नो अप्रिशिएबल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ई है, सो मैं पूरा ही लिख देता हूं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज रिक्वायर्ड। एक्टिवेशन ई इज रिक्वायर्ड, तो कोई अप्रिशिएबल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन उधर रिक्वायर्ड है। एंड दैट वाज द रीजन। यहां पर केमिकल रिएक्शन होगा, ये ग्राफ अपन ने पढ़ा हुआ है, कहां पर, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा हुआ है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का ग्राफ। ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होता है, ये सब पढ़ा हुआ है, डेल्टा एच होता है रिएक्शन का, ये सब। तो यहां पर एक्चुअली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पर डिपेंड करेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और टेम्परेचर, ये T1 टेम्परेचर पे, तो अपन कहेंगे भाई ये T2 टेम्परेचर पे। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड है एनर्जी रिएक्शन करने के लिए, वो कम होती जाएगी। तो अगर आपने कभी कलरिंग ऑफ क्लॉथ देखा हुआ है, गर्ल्स ने शायद देखा होगा, बॉयज तो आई डोंट थिंक सो। सो अगर आपने कभी कलरिंग ऑफ क्लॉथ देखा हुआ है तो वो हाई टेम्परेचर पे पहले कलर वाले सोल्यूशन को बॉईल करता रहता है और फिर उसमें एलम्स डालता है, दे आर गुड एब्सॉर्बेंट, एलम्स डालता है, ठीक है। उसके बाद क्लोथ्स को उसमें डालता है, तो वो हाई टेम्परेचर पे, इसलिए ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए, वो उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाए स्टिक होने का। तो इट हैपेंस लाइक दैट है। अब मैं कलर करके तो नहीं दिखा सकता, बट इसमें अप्रिशिएबल एनर्जी, तो इसमें काफी अच्छा अप्रिशिएबल एनर्जी चाहिए। सो हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड। इसमें हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड होता है। तो आप जो भी आप देख लो, मैंने जो भी अब यहाँ पर लिखा हुआ है वो सारा का सारा, अगर अपन ये दिमाग में रखते हैं, ये कंसेप्ट अगर दिमाग में रखते हैं, तो मेरे ख्याल से हमें कोई डाउट नहीं होगा इनको एक्सप्लेन करने में, और अपन इजीली एक्सप्लेन कर लेंगे, अपन इजीली एक्सप्लेन कर लेंगे। सो दीज आर द डिफरेंसेस। मोस्टली जो अपन से क्वेश्चन आएगा वो इससे इससे मतलब मैंने वही लिखे हुए जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको सारे, इसलिए मैंने बढ़िया से एग्जांपल ले लिया, तो कि भाई ये तो अपन मतलब बताएंगे। इवन ये भी पूछ सकते हैं कि वैल्यूज भी पूछ सकते हैं अपन से, बाकी तो अपन को पता है, ठीक है भाई, इसमें कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं होगा क्योंकि किसी की भी टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन लिखते हैं द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द एडसॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडसॉर्प्शन, द एडसॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एडसॉर्प्शन। एक फैक्टर तो होता है नेचर ऑफ, राइट ना, दैट इज एडसॉर्बेंट। भाई एडसॉर्बेंट किस तरीके का होना चाहिए सो दैट कि एडसॉर्प्शन अच्छा हो। तो अपन कहेंगे देखो, जो भी एडसॉर्प्शन ज्यादा अमाउंट में, कम क्वांटिटी में हो और ज्यादा अमाउंट में एडसॉर्बेंट को एडसॉर्ब करे सरफेस पे, वो ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर कोई एडसॉर्बेंट का सरफेस एरिया अगर ज्यादा होता है तो एडसॉर्प्शन ज्यादा होता है, डजंट मैटर वो फिजिकल है या केमिकल है। सो सरफेस एरिया ज्यादा कब होता है,
तो अपन कहेंगे एक सॉलिड ले लेते हैं और उसमें अगर पोर्स भी हैं तो उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो जो पोरस होते हैं, और अपन क्या करेंगे, जैसे ये सॉलिड है तो इसको सॉलिड ऐसे फॉर्म में नहीं रखते हैं, इसको किस फॉर्म में रखते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में रखते हैं। क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म में रखेंगे तो ज्यादा सरफेस एरिया, भाई इसको कट करोगे तो और सरफेस एरिया बढ़ेगा, और कट करोगे और सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा अपन पाउडर्ड फॉर्म में रखेंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया होगा। सो द एडसॉर्बेंट must be porous. The adsorbent must be porous and in powdered form. Powdered form. To have, so that it will have large surface area. That it will have large surface area. Surface area. तो इस टाइप का अगर एड्सॉर्बेंट है तो वो ज्यादा अच्छा होता है, बाकी जो इस टाइप के नहीं होते हैं उनके कंपैरिजन में। तो वी कैन राइट फ्यू एग्जांपल्स। तो मैंने पहले भी एग्जांपल लिखे थे, वही एग्जांपल मैं भी लिख देता हूं। जैसे एड्सॉर्बेंट के लिए लिखना है तो आई विल राइट दैट एल्यूमिना, क्ले, सिलिका जेल, चारकोल, ये अच्छे एड्सॉर्बेंट हैं जिनमें ये प्रॉपर्टीज है। अदरवाइज वैसे तो अपन ने पढ़ा हुआ है कि भाई रूफ पे भी ना डस्ट को स्टिक होता है, मतलब सभी सॉलिड में सरफेस फिनोमेना तो होता ही होता है, बट ये वो होंगे जो ज्यादा अच्छा एड्सॉर्प्शन शो करते हैं। सो वी कैन राइट दिस एज गुड एड्सॉर्बेंट्स। ठीक है। दूसरा वी कैन राइट दैट नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब कभी कभी तो अपन कहते हैं भाई कि भाई मतलब अगर एड्सॉर्बेंट, होता क्या है कि अगर एड्सॉर्बेंट जो है वो या तो गैसेस होते हैं, मोस्टली अपन गैसेस ही पढ़ते हैं। तो अगर मान लो पार्टिकल के बीच में, गैस पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसका एड्सॉर्प्शन भी अच्छा होता है, क्योंकि उस पार्टिकल का एड्सॉर्ब होने का, अट्रैक्ट होने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। तो जो पार्टिकल के बीच में आपस में अट्रैक्शन अच्छा होता है वो एड्सॉर्बेंट के साथ, जो एड्सॉर्बेंट होता है उसके साथ भी अच्छा अट्रैक्शन शो करता है, क्योंकि आइदर या तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन अच्छा होगा, या फिर पार्टिकल के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो जो अट्रैक्टिव फोर्स, उसका पार्टिकल का अट्रैक्टिव फोर्सेस शो करने का टेंडेंसी ज्यादा है। तो अपन कहेंगे अगर दो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो अच्छा एड्सॉर्बेट होता है। तो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन तो हमें आता है क्या करना है भाई, हमने अभी अभी रिवाइज किया वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और अपन को पता है कि अगर वंडरवॉल फोर्स में वंडरवॉल कांस्टेंट ए का वैल्यू ज्यादा है तो पार्टिकल का आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और अगर ए का वैल्यू ज्यादा है तो गैसेस आर इजीली लिक्विफेबल गैसेस। तो फिर उसी से कोरिलेट कर देते हैं ना, अलग से पढ़ने की जरूरत क्या है, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। तो इसका मतलब है जिसके लिए ए का वैल्यू ज्यादा होगा वो अच्छा एड्सॉर्बेट है, और ए का वैल्यू ज्यादा किसके लिए होता है, जो इजीली लिक्विफेबल गैसेस होते हैं या जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है। TC इज इक्वल टू 8A/27 R। अगर ये ज्यादा है तो एड्सॉर्बेट भी अच्छा है। So what we can write that in this is the gases which have high value of van der Waals constant A, van der Waals constant A are good adsorbent, So, and these are easily liquefable gases. So,
we can say easily liquefable gases are good absorbent. Absorbent, not absorbent. So we can say easily liquefable gases. Liquefable gases are good absorbent. Are good absorbent. They are good absorbent and they have high value of Pc. And they have high value of Pc. High value of Tc. That is critical temperature. So Tc is equal to होता है 8A/27 RB. तो फिर अपन नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट को बहुत इजीली बता सकते हैं. तो वैल्यू ऑफ ए अपन ने पढ़ा हुआ है और अपन ने काफी अच्छे एग्जांपल भी लिखे हुए हैं कि अगर दो पार्टिकल्स हैं और अगर गैसेस हैं जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो अच्छा एड्सॉर्बेंट होगा क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो ए भी ज्यादा होता है फॉर नॉन पोलर गैसेस. लेकिन अगर पार्टिकल में अपन हमेशा ऐसे नहीं कहेंगे सरफेस एरिया ज्यादा है क्योंकि अपन को एक बात पता है कि अगर मेरे पास बेंजीन है तो इसका सरफेस एरिया काफी बड़ा होगा इससे. सरफेस एरिया बी का वैल्यू ऑफ बी ना अगर अपन चेक करें तो इसका काफी बड़ा होगा इससे लेकिन वैल्यू ऑफ ए इसका ज्यादा होगा इससे. वो क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और उसमें वन ड्रॉप फोर्सेस. बट वैल्यू ऑफ बी ए की बात करेंगे वैल्यू ऑफ ए की बात करेंगे तो बेंजीन में कम होगा. बेंजीन का कम होगा वाटर से. व्हाई इज सो? बिकॉज वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो अगर पार्टिकल में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसका वैल्यू ऑफ ए ज्यादा होता है और वो अच्छा एड्सॉर्बेंट होता है. एड्सॉर्बेट होता है. राइट. So we have done that nature of adsorbate, nature of adsorbent, temperature तो हमें पता है it is how it is right ना. और अब अपन एक बार प्रेशर को भी और ज्यादा डिटेल में थोड़ा देखते हैं. At constant temperature प्रेशर का वेरिएशन कैसे होगा. तो मैं इस पार्ट को हटा देता हूं. ये अपना फिजिकल एड्सॉर्प्शन था और केमिकल एड्सॉर्प्शन था. फैक्टर्स अफेक्टिंग में अब अपन प्रेशर को डिस्कस करते हैं. अपन प्रेशर को डिस्कस कर लेते हैं. प्रेशर को थर्ड पॉइंट देख लेते हैं. तो प्रेशर वैसे अभी अपन ने लिखा हुआ था दैट एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. Absorption is directly proportional to pressure at constant temperature. It can be explained by isotherms. आइसोथर्म का मतलब हो गया आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिस्कस करने वाले हैं. तो वेरिएशन ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड विद प्रेशर आपने लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो लेट अस चेक लाइक दिस आइसोथर्म. तो दो टाइप का आइसोथर्म पढ़ते हैं. एक होता है फ्रेंडली चाहिए होता है. एक होता है फ्रेंडली आइसोथर्म. तो पहले अपन फ्रेंडली आइसोथर्म की बात करते हैं और एक होता है लैंगमुर. वो अपन इसके बाद पढ़ेंगे. तो मैं इसको हटा देता हूं. अभी फ्रेंडली आइसोथर्म में व्हाट विल हैपन कि एड्सॉर्प्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर से तो होता ही है. वो तो अपन ने देखा ही हुआ है भाई. अगर हमें एक्सप्लेन करना है
तो प्रेशर ज्यादा होगा, जितना ज्यादा मान लो इसके सरफेस पे कोई पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल स्टिक है, तो अगर रूम में प्रेशर ज्यादा होगा तो वो इसको प्रेशर बना के रखेगा ताकि एब्जॉर्ब रहे। लेकिन अगर रूम का प्रेशर कम होगा तो इस पे प्रेशर कम लगेगा, तो फिर ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रेशर नहीं लगेगा तो वो स्टिक नहीं करेगा। वी कैन से लाइक दैट, राइट। तो वी कैन से दैट फ्रेंडलिच आइसोटोप में व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इज, उसने एक आइसोटोप बनाया तो उसने कांस्टेंट टेम्परेचर पे ना अपन को ग्राफ के थ्रू समझाया कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। x by m मतलब मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब, सो फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन, फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन। और इधर उसने लिखा दैट इज, वी कैन राइट दैट एब्जॉर्प्शन। प्रेशर लिख लेते हैं इसमें, प्रेशर से कैसे बढ़े, दिस इज प्रेशर, एब्जॉर्प्शन प्रेशर। तो व्हाट ही सेज इज कि देख भाई, where अपन लिखेंगे where x, what is x and what is m, right ना? तो he has given an equation that x by m is directly proportional to pressure. He says that x by m is what? तो अपन कहेंगे देखो x by m is where x is, so x by m I will say that will be equal to k constant हो गया और p लिख लेते हैं। तो what he says that कि भाई where x is mass of gas adsorbed, m is mass of adsorbent, जनरली वो 1 ग्राम होता है इन पाउडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, जो एड्सॉर्बेंट होता है, क्योंकि अब डिपेंड करेगा ना कितना अमाउंट लेना है एड्सॉर्बेंट का। तो अपन क्या कहते हैं कि भाई जो मास होता है 1 ग्राम पे कितना गैस एब्जॉर्ब हुआ, वो फ्रैक्शन ऑफ गैस एब्जॉर्ब। P is the pressure, P is the pressure of gas, right? अब अपन कहेंगे ठीक है, तो हमारे हिसाब से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा एड्सॉर्प्शन बढ़ना चाहिए। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा एड्सॉर्प्शन तो बढ़ेगा, बट इट विल बी लाइक दिस, वो कांस्टेंट भी होता है। भाई अगर अपन कहेंगे मेरे पास एक, जैसे डस्टिंग की बात कर रहे थे, तो ये स्पंज है मेरे पास, अभी स्पंज में क्या होगा, एक लेयर फॉर्म हुआ जो ज्यादा अट्रैक्टेड, तो जब लेयर 1 बनेगा तो शुरू में तो काफी ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, जब दूसरा लेयर बनेगा ना तो ये लेयर वीकली अट्रैक्टेड होगा इस लेयर के कंपैरिजन में, तो एड्सॉर्प्शन क्या होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अपन ने ग्राफ को ऐसे बनाया। अब जब थर्ड लेयर बनेगा ना तो इसका अट्रैक्शन तो बहुत कम होगा इसके साथ, अट्रैक्शन तो बहुत कम होगा इसके साथ, मतलब ऑलमोस्ट हो सकता है थर्ड लेयर अट्रैक्ट ही ना हो, मतलब इस लेयर के बाद अगर थर्ड लेयर नेग्लिजिबल अट्रैक्टेड है तो नेग्लिजिबल का मतलब इधर कहीं आ गया। अब उसके बाद फोर्थ लेयर, अगर यही लेयर नेग्लिजिबल अट्रैक्टेड है तो फोर्थ लेयर तो अट्रैक्ट होगा ही नहीं, मतलब थर्ड लेयर के बाद एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाना चाहिए, हो गया कांस्टेंट, उसके बाद एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। अब अपन को एक बात पता है कि अगर मान लो टेम्परेचर डिफरेंस है तो अपन कहेंगे देखो भाई अगर टेम्परेचर हाई होगा तो हो सकता है 2 ही लेयर अट्रैक्टेड हो, थर्ड वाला लेयर अट्रैक्टेड ही ना हो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से अट्रैक्शन ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो अट्रैक्शन। तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, और टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो जो अट्रैक्शन है स्पंज के साथ वो वीक पड़ते जाएंगे। तो अपन कहेंगे देखो अगर आपको टेम्परेचर से कोरिलेट करना है तो ज्यादा एड्सॉर्प्शन तभी होता है जब टेम्परेचर, ये T1 था, ये T2 था, तो अपन कहेंगे T1 शुड बी ग्रेटर देन T2। T2 अगर कम होगा, टेम्परेचर अगर कम होगा तो ज्यादा लेयर अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वीकली अट्रैक्टेड थे वो लेयर्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, उनके अट्रैक्शन ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, तो फिर अट्रैक्शन कम होगा। तो लोअर टेम्परेचर पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा लोअर टेम्परेचर पे, और हायर टेम्परेचर पे अट्रैक्शन कम होगा, मतलब एड्सॉर्प्शन कम। अब
वो कहते हैं कि भाई प्रेशर का क्या रोल है, मान लो हाई प्रेशर ले लिया मैंने, ये लो प्रेशर ले लिया, तो क्या? तो उसने कहा कि भाई ब्लैकबोर्ड ने क्या किया कि प्रेशर पे भी पावर लगाया, उसने कहा प्रेशर 1/n कर, प्रेशर पे पावर 1/n कर लो, और यहां पर लिख लो आप कि भाई ये अपने पास इक्वेशन 1 है, और यहां पर जो n है, n का वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब ये वाला वैल्यू हमेशा फ्रैक्शनल होगा। सो वेयर n इज राइट ना, वेयर n लाइज बिटवीन, n लाइज बिटवीन 0 to 1, इसका मतलब ये हो गया बिटवीन 0 to 1 का मतलब हो गया कि इसका मतलब नॉट n, इट विल बी 1/n है, क्योंकि वो फ्रैक्शन आएगा ना, तो n का वैल्यू अपन को वैसे लेना पड़ेगा, मैं 1/n लिख लेता हूं, क्योंकि अगर इसका वैल्यू 1 ऐसे 1 हुआ, तो अगर n का वैल्यू 1 है तो ये पावर 1 हो जाएगा, अगर n का वैल्यू 2 है तो इसका पावर 0.2 हो जाएगा, n का वैल्यू 3 है तो 0.5 से छोटा हो जाएगा, लाइक दैट वी कैन राइट। तो वैल्यू ऑफ n जो होगा 1/n जो होगा वो 0 to 1 के बीच में लाइक करेगा, राइट। तो अगर बहुत हाई प्रेशर है, अगर बहुत हाई प्रेशर है तो 1/n का वैल्यू 0 हो जाता है, और लो प्रेशर है तो 1/n का वैल्यू 1 हो जाता है। अब वो पार्ट केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है, इसके न्यूमेरिकल वाले पार्ट अपन को सिर्फ इतना ही चाहिए, लेकिन अपन वो वर्ड्स में लिख लेंगे जो मैंने आपसे कहा कि अगर प्रेशर बहुत हाई है तो 1/n का वैल्यू 0 होता है, और प्रेशर अगर लो है तो 1/n का वैल्यू 1 होता है। तो ये बात मैं यहां लिख देता हूं, नोट करके, एट हाई प्रेशर, at high pressure 1/n will be equal to 0, at low pressure, and at low pressure 1/n will be equal to 1। तो फिर अपन कहेंगे T1 जो होगा वो बड़ा है T2 से, है ना भाई, इधर T1 पे एड्सॉर्प्शन सिर्फ इतना हुआ, फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन, और T2 पे एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन कम होगा, वो बड़ा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन कम होगा, तो हुआ ना, ये तो मास ऑफ सब्सटेंस आपने कांस्टेंट रखा हुआ है ना 1 ग्राम इन पाउडर फॉर्म, तो ये तो 1 ग्राम है हमेशा, अगर ये वैल्यू ज्यादा होगा तो फ्रैक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा, दैट्स राइट। सो फॉर ऑल अदर प्रेशर्स, फॉर ऑल अदर प्रेशर रेंज, pressure value, the 1/n is between 0 to 1, ये लिख लेते, बाकी सभी प्रेशर वैल्यू के लिए बिटवीन 0 to 1 हो जाएगा, बिकॉज एट वेरी हाई प्रेशर 1/n को अपन 0 लेंगे। एक्चुअली इसको अपन मतलब केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आएगा, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में अपन को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया जाता है, तो एक तरीके से ये ऑर्डर है। अब वो ऑर्डर कैसे मतलब क्या होता है, कैसे एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, वो अपन बाद में सीखेंगे ना केमिकल काइनेटिक्स में, तो वहां इसका न्यूमेरिकल मैं करवा दूंगा, इसका न्यूमेरिकल केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में करवा दूंगा, बट अभी अपन को सिर्फ ये पूछा जाएगा कि ये टर्म्स क्या है और नंबर फ्रेंडली आइसोटर्म्स, ठीक है, एक तो अपन ये देख लेंगे। इसमें थोड़ा सा अजम्पशन होता है, अजम्पशन होता है, दैट इज इसमें जो अपन एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज दैट द एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस homogeneously, homogeneously। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन चार्कोल, of gases on charcoal, absorption of gases on the charcoal।
एक और एड्सॉर्प्शन होता है, दैट इज कॉल्ड लैंगुर एड्सॉर्प्शन. So adsorption of gases on the surface of sun. Adsorption of gases on the surface of solid or liquids. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. मतलब अगर ग्राफ चेक करेंगे तो दोनों ही केस में अपन ने मतलब प्रेशर से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एड्सॉर्प्शन हमेशा ही होगा. तो x by m विल बी, और ये अगर अपन प्रेशर लिखेंगे तो ग्राफ तो ऐसे ही होगा. ग्राफ में कोई चीज नहीं है. T1 है, ये T2 है, T2 इज लेस देन T1. ये बट लैंगुर ने क्या किया, उसने कहा कि भाई देख, हम इस ग्राफ से देंगे एक्सप्लेनेशन. x by m is equal to k into that is p डिवाइडेड बाय, उसने एक और कांस्टेंट ले लिया कि 1 प्लस pb ले लिया उसने ऐसे. तो इधर एक और कांस्टेंट ले लेते हैं अपन, उसने a और b कांस्टेंट लिए थे, ऐसे k डैश लिया इधर मैंने इसलिए है p डिवाइडेड बाय 1 प्लस pb. ये इसका इक्वेशन. प्रेशर दोनों में ही है, ये प्रेशर है और इधर भी अपन ने बीपी लिया है ऐसे, पीबी की जगह वो बीपी इसलिए लिख दिया, ऐसा ना तुम सोचो कि सबने लेड लिख दिया पीबी, तो मैंने थोड़ा सा उसको पीबी का बीपी कर दिया. अब ना इधर ए और बी इज नॉट अ वंडरबल कांस्टेंट, पहली बात. वेयर ए एंड बी आर लैंगुर constant and depends on the, and their value depends on, and their value depends on the nature of adsorbate. और डिपेंड करता है कि भाई कौन सा एड्सॉर्बेट है, उसके उसके लिए अपन को ए और बी वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है. वो अपन को वो क्वेश्चन में देंगे कि कौन से एड्सॉर्बेट है. ठीक है ना, वो क्वेश्चन में देंगे अपन को कि कौन से एड्सॉर्बेट की अपन को बात करें. ठीक है. अब इसमें कुछ अजम्पशंस इसमें भी होते हैं. जनरली होता क्या, एक और बात अपन दिमाग में रखेंगे, सर दो दो क्यों पढ़ रहे हो जब एक दोनों ही x by m है. तो इसका एक्सप्लेनेशन जो था ना, इट इज मोर फोकस्ड ऑन फिजिक्स ऑप्शन, और उसका एक्सप्लेनेशन इज मोर फोकस्ड ऑन केमिक्स ऑप्शन. इसलिए अपन अलग अलग पढ़ रहे हैं. मतलब अगर अपन से पूछा भी जाएगा ना कभी कि अगर मान लो अपन कोई एग्जाम में क्वेश्चन देना, आंसर देना पड़ा कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स फिजिक्स ऑप्शन, तो अपन इसको टिक कर देंगे. इट एक्सप्लेन्स मोर अबाउट फिजिक्स ऑप्शन. इसलिए मैं अलग अलग उनको ऐसे करता था. और एग्जाम्पल भी ये फिजिक्स ऑप्शन होता है, ये एग्जाम्पल में फिजिक्स ऑप्शन है. कभी कभी अपन को ऐसे फिनोमेना दे देते हैं और पूछते हैं बताओ केमिक्स ऑप्शन है कि फिजिक्स ऑप्शन है. इसलिए मैं वही एग्जाम्पल बार बार लिख रहा हूं जो फिजिक्स ऑप्शन में हो. और ये एग्जाम्पल आप फिजिक्स ऑप्शन में लिख भी सकते हैं. एक और डिफरेंस, इसका भी एग्जाम्पल लिखेंगे केमिक्स ऑप्शन. वैसे तो कलरिंग ऑफ क्लॉथ अपन को पता है केमिक्स ऑप्शन. अजम्पशन क्या किया इसने कि एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस जो होगा, द गैसेस एड्सॉर्ब्ड must be at moderate pressure. क्योंकि हाई प्रेशर पे इसमें भी यही हो जाता है और लो प्रेशर, बिकॉज अब इसमें 1/n तो लिखा नहीं, इसमें तो n अपन को देना पड़ेगा, है ना. बिकॉज बिकॉज यहां पर लिख देते हैं
because at high pressure the adsorption becomes independent of pressure. Independent of pressure. राइट? तो अब देखना इधर भी तो इंडिपेंडेंट हो गया था हाई प्रेशर पे. कैसे? 1/n का वैल्यू अगर 0 हो गया तो P का पावर तो अगर 1/n 0 हो गया तो P से तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा. x/m विल बी इक्वल टू P अगर 1/n 0 हो गया तो यहां भी हो गया तो वो यहां भी आता है. इसलिए जो भी एब्जॉर्प्शन अपन पढ़ रहे हैं वो मॉडरेट प्रेशर पे पढ़ रहे हैं. एक बात. दूसरा है कि जो एब्जॉर्प्शन होगा तो एक साइड पे एक ही पार्टिकल एब्जॉर्ब हो, दूसरा ना. राइट ना? ओनली वन पार्टिकल कैन ऑक्युपाई वन साइड. एक साइड एक ही पार्टिकल. जबकि इसमें क्या हो रहा था फिर एब्जॉर्प्शन में कि भाई इधर एक साइड है तो एक लेयर बन रहा है तो इस साइड पे ये भी अट्रैक्ट हो गया, इस साइड पे ये भी अट्रैक्ट हो गया और थर्ड लेयर बना तो उसी साइड पे ये भी अट्रैक्ट हो गया. तो बहुत सारे पार्टिकल एक ही साइड से अट्रैक्ट होते हैं. उसने मोनोलेयर की बात की. तो ये एक साइड पे एक ही पार्टिकल अट्रैक्ट हो. मोनोलेयर किसमें बनता है? केमी रिसॉर्प्शन में. इसलिए वो अपन ने कहा कि ये ज्यादा केमी रिसॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है. थर्ड था while adsorption of particle. जब पार्टिकल एब्जॉर्ब हो रहा है ना तो वो नियर बाय पार्टिकल से इंडिपेंडेंट अज्यूम करना. while absorption of particle it is not affected by or attracted or repelled. Affected मतलब that is attracted or repelled by nearby particles. मतलब उससे इंडिपेंडेंट अज्यूम करना पड़ेगा अपन को. मतलब जबकि ऐसा थोड़ा मुश्किल है लेकिन अपन को अज्यूम करना पड़ेगा. ठीक है? और ऐसा तो आप प्योरली आप मुझे ये बता रहे हो कि मोनोलेयर ही बनाना और आसपास वाले पार्टिकल से किसी एक पार्टिकल को जो एब्जॉर्प्शन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा. राइट? सो दीज आर द फ्यू एब्जॉर्प्शन. राइट ना? ये पॉइंट्स अपन से कभी कभी पूछ लेते हैं क्लाइंबर एब्जॉर्प्शन के लिए. तो अपन एग्जांपल लिख लेते हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस. एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ऑन मेटल, निकल, प्लैटिनम या फिर पैलेडियम. इन पे जो एब्जॉर्प्शन होगा तो वो अपन अज्यूम करते हैं. ध्यान, फिजिकल एब्जॉर्प्शन. केमिकल एब्जॉर्प्शन है, वो केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है. सो इट एक्सप्लेन्स मोर अबाउट ना, that is chemi absorption. Chemi absorption. Then physical absorption. ठीक है ना? तो अब लिख लो उसको. So while adsorption of particle it is not affected, not affected, right? So it is not affected by the nearby particles. तो इसमें और क्या था अपना? हाँ, हम अपन सोल्यूशन फेज भी बोल सकते हैं. मतलब अगर सोल्यूशन फेज पढ़ना है अपन तो वो भी बता सकते हैं ना. ये तो खत्म हो गए दोनों. तो फॉर सोल्यूशन फेज, फेज एब्जॉर्प्शन,
अगर सोल्यूशन फेस एब्जॉर्प्शन लिखना है तो अपन को भी लिख सकता है कि भाई x by m will be equal to k into c to the power of 1 by n, where c is the concentration of solution, where c is the concentration of solution, where c is the concentration of solution. तो आपने वो देखा भी होगा ना, टीवी में पॉन्ड्स का ऐड आता है, तो पॉन्ड के ऐड में क्या करता है कि मतलब एक बीकर में पानी लेता है, थोड़ा गंदा पानी होता है, फिर उसमें चारकोल बॉल डाल देता है, चारकोल बॉल डालता है तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है पानी, बिल्कुल एकदम साफ हो जाता है। तो बताता है कि देखो चारकोल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अपन को ये बता रहा है कि पॉन्ड्स में हमने चारकोल डाला है, जो भी आपके फेस पे मतलब वो गंदा होगा वो सब चारकोल एब्जॉर्ब कर लेगा। पॉन्ड्स का ऐड बन गया है ना, इस टाइप से क्लीन कर देता है पॉन्ड्स आपके फेस को। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये पूछ रहा कोई सेकंड पॉइंट भी आप एक बार एक्सप्लेन कर दो। हाँ, तो सेकंड पॉइंट में क्या होगा भाई, अगर मोनोलेयर बनेगा तो एक साइड पे एक ही पार्टिकल एब्जॉर्ब होगा, दूसरा थोड़ी होगा, दूसरा लेयर थोड़ी बनेगा उसमें। तभी तो अपन बोल रहे थे ना केमी एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, मोनोलेयर बनता है। ऐसे थोड़ी होगा कि भाई हमने ब्लू कलर कर लिया, एक लेयर ब्लू कलर का बना दिया, उसके ऊपर येलो कलर का एक लेयर बना देते, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या कर रहे हैं कि भाई आप एक ही लेयर बना रहे और एक साइड पे एक एक पार्टिकल ऐसे रखना, बस उसी को अचीव करना, दैट इज अवर सेकंड। राइट, अगर मान लो अपन ऐसे कर ले कि भाई हमारे पास ये एक तो ऐसे दे दिया अपन को, तो एक साइड पे एक ही पार्टिकल एब्जॉर्ब हो, दूसरा नहीं होना चाहिए, मतलब ये मोनोलेयर बन जाएगा। और जब ये एक पार्टिकल यहां एब्जॉर्ब हो रहा है तो इन सब से उसको इंडिपेंडेंट अज्यूम करना उसके आसपास वाले पार्टिकल्स। दैट इज अबाउट द एब्जॉर्प्शन, ये आपका एब्जॉर्प्शन, राइट, इसको अपन एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। फ्रेंडलिक्स आइसोटोप एंड लैंगमुइर आइसोटोप, तो ये आपका एब्जॉर्प्शन था। अब इसमें दूसरा पार्ट जो है एब्जॉर्प्शन के अलावा वो है कोलॉइड्स, है ना, और एक होता है कैटलिस्ट वाला पार्ट भी होता है, राइट। कैटलिस्ट भी है क्या उसमें, कैटलिस्ट है सिलेबस में या नहीं है? देख के बोलते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट तो अपन पूरा उसमें सर, हाँ सर वो एग्जांपल क्या लिखा है आपने नीचे केमी एब्जॉर्प्शन में? हाँ, ये वाला नंबर दिख गया सर। ये वाला, यस सर, दिख गया। अच्छा, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 गैस ना ऑन मेटल्स, वो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं ना, पढ़ा ना अपन ने, हाइड्रोकार्बन का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, वो है ये। यस सर। ठीक है, तो कैटलिस्ट में क्या होता है कि पूरा केमिस्ट्री में अपन को कैटलिस्ट वगैरह पढ़ने होते हैं, तो सेपरेट चैप्टर नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ती है कैटलिस्ट में। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स में जो पढ़ा था वही है वो, तो ये वाला पार्ट था वो केमी एब्जॉर्प्शन में। अब नेक्स्ट वी कैन राइट इज, मैं थोड़ा सा कैटलिस्ट बता देता हूं मैं, डेफिनेशन वगैरह की होते क्या है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ठीक है, तो कैटलिस्ट को थोड़ा लिख लेते हैं अपन, लिखो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैटलिस्ट। द सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस, कैटलिस्ट को लिख लो, द सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस, the substance that increases the rate of reaction, the substance that increases the rate of reaction without consuming in it, without consuming in it is called catalyst. The catalyst is always recovered at the end of reaction. The catalyst is generally always recovered. The catalyst is generally always recovered
at the end of reaction. Recovered at the end of reaction. ठीक है, तो always recovered at the end of reaction. ठीक है, अब अपन पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बाद फिर अपन थोड़ा सा चेक करेंगे क्या करना है। तो देखो, अगर मान लो मेरे पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, ये H2 ले लेते हैं और इसको बनाते हैं CH3 और CH3 बनाते हैं ऐसे। The reaction is exothermic, we know that. Exothermic. अभी आपको हाइड्रो का उसमें ही पढ़ाया था, मतलब जब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा रहा था, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो रिएक्शन अगर अपन लिखेंगे, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो अपन एक ग्राफ के थ्रू भी पढ़ सकते हैं इसको। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का थोड़ी देर पहले अपन ने ग्राफ लिखा भी था। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब होता है तो डेल्टा एच अपन को पता है क्या लिखते हैं, अपन डेल्टा एच लिखते हैं एनर्जी ऑफ द समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये अपन को पता है। और अगर ये नेगेटिव आ रहा है मतलब इसकी वैल्यू कम है और इसकी वैल्यू कम ज्यादा है, तो डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस है, डेल्टा एच आपको पता है वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखेगा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अगर कम है एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट से, तो अपन कहते हैं डेल्टा एच नेगेटिव होता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ग्राफ बना देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, तो अपन ग्राफ ऐसे बना लेंगे। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होता है और ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है। यहां पर अपन लिखेंगे दैट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमेशा एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है। ये एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। बैकवर्ड रिएक्शन का एनर्जी मतलब ये वाला प्रोडक्ट का एनर्जी, तो अपन लिखेंगे एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो अपन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो देख चुके हैं अपन, तो देखता हूं मैं, लिखता हूं, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो डेल्टा एच होता है। डेल्टा एच इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एनर्जी ऑफ बैकवर्ड फॉर ऑल रिएक्शन। जो डेल्टा एच होता है फॉर ऑल रिएक्शन, अगर अपन को लिखना है तो अपन लिख सकते हैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये होता है। ये जो पॉइंट होता है, जो टिप होता है, इसको अपन कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको अपन कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जो वहां पर ये पॉइंट होता है इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और इसकी जो एनर्जी होती है उसको अपन कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ET is threshold energy. थ्रेशोल्ड एनर्जी, जब भी थ्रेशोल्ड वर्ड आता है अपन मिनिमम वर्ड यूज करते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अगर इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाना है तो इतनी एनर्जी वैल्यू होनी ही चाहिए। ये मान लो 0 है, ये 2 है, ये 7 है और ये 15 है। तो अपन को पता है कि अगर इसकी वैल्यू 7 है तो 15 तक जाने के लिए इसको 8 एनर्जी चाहिए, EF का वैल्यू 8 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मतलब किसी भी रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो उसे ट्रांजिशन स्टेट में 15 एनर्जी बनानी पड़ेगी, तब वो प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, द थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। मिनिमम एनर्जी required by reactant to convert into product. Reactant to convert into product. तब तो मैं ये लिख सकता हूं यहां पर कि भाई EF जो होगा ना, ये वैल्यू अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो AT माइनस ER हो जाएगा। ये EF होगा और आपका B जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ET माइनस EP। ये आपका एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है वी नो दैट
भाई यहां से लेके यहां तक ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, 0 to 80, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अगर अपन यहां से चेक करेंगे तो एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन काफी कम है एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से। अगर ये कम है इससे तो अपन को पता है डेल्टा एच नेगेटिव आएगा, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले ग्राफ बना लो फिर एक्सप्लेन करता हूं। हो गया? 1 मिनट क्या? जल्दी करो भाई। तो देखो भाई, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। इन दोनों की जो एनर्जी होगी वो ये होगी, इसकी जो एनर्जी होगी वो ये होगी, तो ये जो वैल्यू होगा वो ये होगा। राइट? अब मान लो अपन इसमें ऐसे करते हैं इस रिएक्शन। अभी मुझे एक पाई बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा, एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा, 2 सिग्मा बने। तो मुझे इन दोनों को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी यूज करनी पड़ी वो EF थी। अब मैं फिर ये रिएक्शन लिखूं, फिर मेरे पास ये आएगा, फिर एक्सोथर्मिक। इसका जो भी डेल्टा एच वैल्यू उसको अपन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, उसको अपन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो उतना ही होता है 28.1 28.15 के आसपास होता है, तो 2 लेंगे चलेगा। 28.15 होता है, अपन 2 लेंगे। ठीक है, तो अपन कहेंगे भाई ठीक है, अगर दोनों रिएक्शन को 2 बार क्यों लिखा, तो अपन कहेंगे अब इस बार अपन कैटलिस्ट यूज करेंगे। मैंने कैटलिस्ट यूज किया, तो कैटलिस्ट यूज करने से क्या होता है? तो कैटलिस्ट जो होता है ना, इसमें वो क्या करेगा, पहले निकल जो होगा वो H2 से रिएक्ट करके H और H बना देगा, और अब ये 2 H जो होंगे ना वो रिएक्ट करेंगे किससे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 से, तो फॉर्म दिस। तो अपन ने कैटलिस्ट ने क्या कर दिया अपन को, अब हमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, वो हमको ये ब्रेक करके देगा। पहले अपन को कितनी एनर्जी यूज करनी पड़ रही थी, सपोज करते हैं इसके लिए x और इसके लिए y, तो x प्लस 5
एनर्जी यूज करना पड़ रहा था रिएक्शन करने के लिए, अभी हमको सिर्फ एक्स यूज करना पड़ेगा क्योंकि वाई एनर्जी तो हमको निकलने दे दिया। दैट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। तो हुआ क्या, कैटलिस्ट क्या करता है कि एक ऐसा पाथ चूज करेगा जिसमें हमको कम एनर्जी लगेगा रिएक्शन करने के लिए। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, निकल ने अपन को पहले एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया और फिर अपन को दूसरा रिएक्शन करवा दिया। तो कैटलिस्ट ऑलवेज चूज ऑल्टरनेट पाथ विच हैज लेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कैटलिस्ट हमेशा क्या करेगा, एक ऐसा पाथ चूज करता है जिससे कि हमें कम एनर्जी यूज हो टू कैरी आउट द रिएक्शन। दैट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। हम कैटलिस्ट तभी तो बोलते हैं कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है। कभी कभी ऐसे भी होगा कोई कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। मान लो अपने पास एसिड डिकम्पोजिशन करना है, H2O2 का डिकम्पोजिशन करना है, MnO2 डाल दो, जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में अपन H2O2 के डिकम्पोजिशन में H3PO4 डाल दो, ये डिकम्पोज नहीं होगा, ये डिकम्पोज नहीं होगा, बहुत नेग्लिजिबल डिकम्पोज होगा। वो क्यों? दिस इज अ नेगेटिव कैटलिस्ट, दिस इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो जनरली जब अपन किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए करते हैं। कभी कभी अपन को रेट ऑफ रिएक्शन कम करना होता है तो नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं। जैसे मिल्क है, फ्रिज में रखो तो उसका डिकम्पोजिशन वो कर्ड में इजीली कन्वर्ट नहीं होता। मिल्क अगर अपन बाहर रख दें खराब हो जाएगा, तो फिर पैक्ड जो मिल्क आता है वो खराब क्यों नहीं होता? वो तो पैकेट में 3 दिन तक रखा रहता है। तो उसमें हम नेगेटिव कैटलिस्ट डालते हैं ताकि उसका डिकम्पोजिशन स्लो हो जाए, तो उसका जो रेस्टोर, उसको जो स्टोर करने का एवरेज टाइम जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि वो नेगेटिव कैटलिस्ट जैसे यूज करेगा। तो ऐसा नहीं है कि अपन नेगेटिव कैटलिस्ट किस काम के, सर रेट क्यों कम करना है, नहीं, बहुत सारी जगह अपन को नेगेटिव कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है ताकि वो डिकम्पोज, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा। तो अगर हमें, इसका मतलब है कैटलिस्ट आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, बिल्कुल दे विल बी हाईली स्पेसिफिक। अभी अपन रेट के लिए पढ़ रहे हैं कैटलिस्ट का रोल क्या है। अपन को एक बार पता चल गया ये सब देख के, कैटलिस्ट जो होता है increases rate of reaction by choosing, या फॉलोइंग कर देते हैं, फॉलोइंग alternate path which has low energy of activation, जिसका EA कम होता है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन, उसी रिएक्शन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम नहीं करता, पाथ ही चेंज कर देता है जिसमें कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। दैट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। इसमें एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट चेंज हुआ नहीं, प्रोडक्ट चेंज हुआ नहीं, डेल्टा एच चेंज हुआ नहीं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। नेचर ऑफ रिएक्टेंट चेंज हुआ नहीं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट चेंज हुआ नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होता, बस पाथ डिफरेंट होता है। Catalysts do not change. Do not change. ER, EP, delta H, right? Nature of reactant and product. Of reactant and product. And product. किसी रिएक्शन में K इक्विलिब्रियम वैल्यू नहीं, डेल्टा G नहीं, मतलब कुछ भी चेंज नहीं करने वाला। It only choose different path which has less energy of activation. तो अपन कहेंगे अच्छा कैटलिस्ट उसी रिएक्शन के एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है, नहीं, वो उसने वो पाथ चूज किया जिसमें कम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो कैटलिस्ट इज गोइंग टू चेंज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाय फॉलोइंग डिफरेंट पाथ व्हिच हैज लेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। दैट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। कैटलिस्ट आर highly specific in nature,
नेचर मतलब बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। बिकॉज एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, जैसे अगर अपन मान लेते हैं मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 को कॉपर के साथ रिएक्ट करवाया, कॉपर इज अ कैटलिस्ट, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर मैंने इसी रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 को लेके इसमें Na ऐड किया, तो फिर ये CH4 बनाएगा। मतलब आप देख सकते हो कैटलिस्ट का कितना ज्यादा स्पेसिफिक है नेचर में। भाई सेम रिएक्टेंट के साथ अगर कैटलिस्ट अलग अलग है तो वी आर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, या फॉर्मेल्डिहाइड बना रहा था या तो मीथेन बना रहा था। सो दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इधर जो कैटलिस्ट है ना वो सॉलिड है, जबकि ये दोनों ही गैस है। अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो अपन उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और अगर फिजिकल स्टेट सेम है तो होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट हो गया। और अगर सेम है तो होमोजीनियस कैटलिस्ट। एक एग्जांपल लिख देता हूं होमोजीनियस कैटलिस्ट के लिए ना, क्योंकि हेट्रोजीनियस तो अपन को काफी सारे मिल जाते हैं। होमोजीनियस कैटलिस्ट, सो एग्जांपल फॉर होमोजीनियस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, अब वैसे कैटलिस्ट का क्वेश्चन जब भी अपन सॉल्व करेंगे ना, जब उसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये सारे पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हैं, इसलिए तो एग्जांपल मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पढ़ा। होमोजीनियस कैटलिस्ट में अपन लिख लेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, अपने पास एस्टर है, सो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 लिख लेता हूं, सो दिस इज कॉल्ड इथाइल एस्टर। इथाइल एस्टर है और इसका हाइड्रोलिसिस करना है तो वाटर के साथ रिएक्ट करना होगा, और वाटर के साथ रिएक्ट करना होगा तो आई गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड, प्लस C2H5OH, दैट इज इथेनॉल, प्लस ये इथेनॉल है और ये एसिटिक एसिड है। ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के लिए अपन को इतना काफी होगा। अब जियोलाइट्स भी कैटलिस्ट होते हैं, जिनको अपन शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट बोलते हैं। जियोलाइट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 14th ग्रुप में, इसलिए जियोलाइट की अपन ज्यादा बात नहीं करेंगे। उसमें फॉर्मूला वगैरह मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो अब अभी एक छोटा सा पार्ट, जैसे स्कूल में भी काफी पूछते हैं उसको, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, बड़ा छोटा टॉपिक है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को। लेकिन स्कूल में अपन से बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के बारे में काफी पूछते हैं। ठीक है। सो एग्जाम्पल में जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स। द नाइट्रोजीनियस कंपाउंड produced by
animals and plants. So enzymes are high molecular weight proteins of weight around from 15 to 1000 kg. मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं अपन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, नहीं तो वेट कहेंगे अपन सर अपने पास तो हमारे इसमें तो बॉडी में तो मिलियंस ऑफ एंजाइम्स हैं, हमारा तो इतना वेट होता नहीं है, तो वेट टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर वेट, तो हमारे अंदर तो बिलियंस ऑफ कार्बन है ना, तो अपन उसका वेट थोड़ी उतना वेट होगा. सो दे आर हाई मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजनस कंपाउंड. So enzymes are highly specific catalyst which increases the rate of reaction by 10 to the power of 8 to 10 to the power of 20 टाइम, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं एंजाइम्स. कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं. वो कौन सा पता है? राइट. एंजाइम्स आर हाईली इफेक्टिव at 30 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब टेम्परेचर अगर 30 डिग्री से 40 डिग्री है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है वो हाईली इफेक्टिव होते हैं 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड पीएच ऑफ 5 to 7 हाईली इफेक्टिव होते हैं. सो जनरली अपन एसी वगैरह में बैठ जाते हैं और वो 16 डिग्री टेम्परेचर कर लेते हैं, तो काफी सारे एंजाइम्स वर्क करना भी बंद कर देता है 16 डिग्री पे, तो है ना, मतलब कभी अपन को 20 to 23 टेम्परेचर से कम में नहीं जाना चाहिए. तो दे आर हाईली इफेक्टिव एंजाइम्स. ठीक है. तो अपन कहेंगे सर व्हाट अबाउट द कोल्ड कंट्री, पीपल इन द कोल्ड कंट्री. हाँ, तो उनको बहुत सारे टाइप के डिजीज भी होते हैं उसी वजह से, बिकॉज वो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर उतना नहीं रहता है जितना होना चाहिए बॉडी का टेम्परेचर. सो दीज आर एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, राइट. तो अब अगर अपन कोई कैटलिस्ट की बात करें तो जैसे एग्जांपल लिख लें अपन, अगर यूरिया है अपने पास तो इसमें एंजाइम यूज करते हैं यूरेस एंजाइम टू कन्वर्ट इनटू NH3 एंड CO. यूरिया का फॉर्मूला तो अपन को पता है, NH2 होता है, CO होता है प्लस NH2. इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, प्लस वाटर, तो ये रिएक्शन करेंगे अपन तो विल गेट दिस एज अ प्रोडक्ट हाइड्रोलाइज होने के बाद. फिर जैसे सुक्रोज होता है, सुक्रोज को अपन रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, दैट इज एंजाइम यूज करेंगे अपन इनवर्टेज, इट गेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा. ग्लूकोज होगा तो इसमें अपन यूज करेंगे जाइमेज, इट विल कन्वर्ट इनटू इथेनॉल प्लस CO. ऐसे करते हैं. ये तो इथेनॉल का प्रिपरेशन मेथड लिख दिया मैंने सुक्रोज से. तो हर एक प्रोसेस के लिए अलग एंजाइम होता है. जैसे सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि मतलब मुझे थंब में पेन हो रहा है,
तो अगर पेन हो रहा है तो डॉक्टर ये थोड़ी कहेगा कि भाई कॉम्बिफ्लेम खा लो आप, वो तो पेन भी कम कर देता है और बुखार भी कम कर देता है। तो वो कोई भी पेन किलर नहीं देगा, डॉक्टर को पता है कि यह कौन सा एंजाइम है, तो वो अपन को मेडिसिन देगा कि वो एंजाइम वही यूज होगा, बाकी पूरे बॉडी में कहीं भी घूमेगा वो एब्जॉर्ब नहीं होने वाला, वो वही एब्जॉर्ब होगा। तो जो एंजाइम्स का वर्किंग है वो की लॉक स्ट्रक्चर पे होता है, मतलब ऐसे कि जो यहां पर उसका लॉक है, वो एंजाइम जो डॉक्टर ने अपन को लिख के दिया, अपन ने खाया उसके पेन के लिए, तो वो एंजाइम वहां जाके वो लॉक है उस की का जो हमने खाया, मेडिसिन विल बी अ की, तो वो जाके वहां लॉक हो जाएगा और उसको रिपेयर करके वापस फिर बाहर, दैट इज की लॉक स्ट्रक्चर, राइट? So we got that, huh? Enzymes work on the principle of key lock structure. वो key lock process है, key lock process या mechanism। तो अपन क्या करेंगे, जैसे कोई सबस्ट्रेट है, मतलब सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट होता है। सेकंड पॉइंट पढ़ के बताओ, मतलब ये वाला पॉइंट लिखा तो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक catalyst which increases the rate of reaction by 10 की पावर 8 to 10 की पावर 20 times। दिख तो रहा होगा, उसमें कुछ नहीं दिख रहा है। सो की लॉक मैकेनिज्म अगर अपन लिखेंगे तो अपन क्या करते हैं, पहले सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट को एंजाइम से रिएक्ट करवाते हैं, ये रिएक्टेंट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो यहां पर बनेगा एक इंटरमीडिएट बनता है, क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट, ठीक है। तो substrate plus enzyme we get intermediate complex of enzyme and substrate। इनका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये बहुत फास्ट बनता है, फिर ये डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट देता है अपन को, ये डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बनाएगा और बाद में क्या होगा, जो एंजाइम था वो हट जाएगा, तो अपन को प्रोडक्ट देगा और एंजाइम जो कि कैटलिस्ट था ये हट जाएगा अपने पास। सुक्रोज प्लस H2O गिव्स इन्वर्टेज के साथ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और ग्लूकोज जाइमेज के साथ इथेनॉल प्लस CO2 बनाता है। अब ना किसके साथ कौन सा एंजाइम यूज कर रहा है, तो किसके साथ कौन सा एंजाइम यूज करना है और किस एंजाइम का क्या सोर्स होता है, ये अपन से कभी कभी पूछ लेते हैं। तो अपन वही बात देख लेते हैं और बस खत्म कर देते हैं कि भाई ये अपना आज का कैटलिस्ट वाला पार्ट हो गया, वो कैटलिस्ट वाला पार्ट हो जाएगा, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो एक बार अपन देख लेते हैं सोर्स और एंजाइम, वो थोड़ा सा अपन से पूछ लेते हैं। तो अपन सोर्स लिख लेते हैं, एंजाइम लिख लेते हैं और उसका सोर्स, तो जरूरत पड़ेगी तो यूज भी लिख लेंगे उसका, भाई उसको यूज कहां करेंगे। तो एक तो अपन इन्वर्टेज देख लेते हैं, ये सोर्स होता है इसका ईस्ट में, और इन्वर्टेज तो आपको सुक्रोज टू ग्लूकोसन, ग्लूकोसन फ्रक्टोज, ये तो आपने लिखा ही हुआ है, इन्वर्टेज कहां यूज होता है। दूसरा एंजाइम अपन लिख लेते हैं, और भी एंजाइम होते हैं, जाइमेज हो जाता है ना। तो
तो ज़ाइमेज भी अपन को ईस्ट में मिलता है और वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करेंगे अपन इथेनॉल में, उसके कन्वर्जन में काम होता है। दूसरे एंजाइम लिख लेंगे अपन, तो ये तो याद करने पड़ेगा आपको। थर्ड माल्टेस, वो भी ईस्ट में होता है, ये भी ईस्ट में होता है। और माल्टेस काम आएगा अपने माल्टोस को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, तो ग्लूकोज। फोर्थ वाला वी कैन राइट दैट डायस्टेस। डायस्टेस जो होगा वो माल्ट में प्रेजेंट होता है, और डायस्टेस का काम होता है स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करना। वैसे एंजाइम और उनका यूज दोनों ही अपन से पूछ लेते हैं। यूरेज, वैसे ये तो मैंने लिख ही रखे थे सामने आपके, ये तो रिएक्शन में ही लिख रखे थे आप। सोयाबीन में प्रेजेंट होता है एंड इट कन्वर्ट यूरिया इनटू अमोनिया प्लस CO2, अमोनिया प्लस वाटर, वो अपन CO2 अभी लिखा अपन ने थोड़ी देर पहले वाटर के साथ। और सिक्स्थ लिख लेते हैं अपन, दैट इज पेप्सिन। वो स्टमक में अपने आप बनता है, स्टमक में अपने आप बनता है और प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, तो अमीनो एसिड ये होगा। मैं इसको हटा देता हूं। ये इनमें से मोस्टली जो क्वेश्चन अपन से पूछते हैं ना, वो इससे ही पूछते हैं, 1, 2 और ये 3। बाकी क्वेश्चन अपन से नहीं पूछते, बाकी याद होंगे चलेगा, बट तीनों इसलिए मैंने रिएक्शन में भी लिखे थे वो तीनों, ये वाले 1, 2 और ये 3, इसलिए ये क्वेश्चन में भी बन सकते हैं। सर आपने डायटीज का सोर्स का लिखा है, इसमें फोर्थ है ना डाइट, हाँ इसका सोर्स डायस्टेज है ना सर, उसका सोर्स सोर्स, तो माल्ट लिखा हुआ है, दिख तो रहा है यार साफ साफ, तुम लोग ऐसे क्या पूछ रहे हो? माल्ट ये आपका एड्सॉर्प्शन और कैटलिस्ट वाला पार्ट है। नेक्स्ट टाइम अपन और एक और लिख लेते हैं अपन, जैसे बसीली है ना, बसीली, ठीक है, इसका मतलब कैसे, दैट इज प्रेजेंट इन मिल्क, तो ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के काम होता है। ठीक है, चलो भाई आज अब इतना बहुत है अपने लिए, और ये अपना अब